बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना सिर्फ ये कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है बल्कि एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में बहुत दफा पूछा जा चुका है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आइए जरा देखते हैं इस टॉपिक में हमारे पास सीखने को क्या क्या है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं आज का हमारा जो आर्टिकल है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, फिर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी डिटेल में देखा, लेकिन अब हमारे पास एक नई चीज है जिसको हम कह रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये नई चीज कहां से आ गई, इसको भी हम जरा डिस्कस करते हैं। लेकिन स्टूडेंट पहले हम देख लें कि आपने ये आर्टिकल किस तरह से पढ़ना है। इस आर्टिकल के दो पार्ट होंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी ज्यादा लेंथी है, तो इसको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, जो अभी मैं आपको चीजें बता रहा हूं ये आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कहां से आपने लिखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा ये चीजें रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, ये जिस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं देखता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी को, और ये वो टॉपिक है जो आप 9th इनफैक्ट 8th क्लास से जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? जब भी आपके पास कोई चीज है, आप देखते हैं ये चीज रुकी हुई है, इसके पास किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं है, आप उसकी पोजीशन चेंज कर दें तो अब उसके पास एनर्जी आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये मार्कर, जब ये मेरे हाथ में है तो मुझे लग रहा है इसके पास कोई एनर्जी है, मैं इसको यहां ले जाऊं और फिर छोड़ूं तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा जब तक कि सरफेस को हिट ना कर दे। इसका मतलब ये जो पोजीशन चेंज की है मैंने, इस वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है, इसे हम बोलते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है। So what is potential energy? It is the energy stored in a body. किस वजह से? Due to change in its position. उसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी को मैं जब भी सिंबल दूंगा तो मैं लिखूंगा पीई, तो पोटेंशियल एनर्जी पी स्टैंड्स फॉर। नाउ जस्ट इमेजिन करें, कुछ एग्जांपल देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। ये देखिए, मेरे पास एक स्प्रिंग से अटैच ये एक मैस है। नाउ जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर मैं इस मैस को देखूं तो अभी इसमें मूव करने की एबिलिटी नहीं है, मैं कहूंगा इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जरा इमेजिन करें अगर मैं इसको यहां लाकर छोड़ दूं, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका होगा, जब मैं इसको छोड़ूंगा ये खुद ब खुद मूव करेगा, मुझे लगेगा मैंने जैसे इसकी पोजीशन चेंज की इसमें एक एनर्जी स्टोर होगी। है तो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन स्प्रिंग में है। जब स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए पोजीशन चेंज करने की वजह से, तो इसे हम फिर कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसे अब मैं कहूंगा पीई नहीं, ईपीई। पीई की वजह ईपीई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने देखा स्प्रिंग्स में भी पोजीशन चेंज करने की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इमेजिन करिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट लाइक न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ दूर, बहुत दूर इंफिनिटी पर एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इंफिनिटी पर है वो इसकी फोर्स से बाहर है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा मूव करूं, इतना मूव करूं कि ये उसकी फील्ड के अंदर आ जाए, यहां ले आऊं, तो अब ये खुद ब खुद इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा मैंने जैसे ही चार्ज की पोजीशन चेंज की, चार्ज में एक एबिलिटी आ गई मूव करने की, यानी कि चार्ज में एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लेकिन यहां स्प्रिंग्स तो नहीं है, ये तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, इस वजह से अब मूव करना शुरू हो गया। है ये भी पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन चेंज होने की वजह से एनर्जी स्टोर हुई है, तो मैं कहूंगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और स्टूडेंट्स, इसको भी मैं कहूंगा इस तरह से सिंबल दे सकता हूं कि ई पी ई। इसको भी मैं रेड में लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि सिंबल्स कहां कहां लिखे। नाउ स्टूडेंट्स, ये वो चीजें हैं जो एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं।
इमेजिन करें मेरे पास ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब आपको मालूम है ये ऑब्जेक्ट पड़ा यहीं पर पड़ा रहेगा, इसका मतलब इसके पास किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं है। इसी ऑब्जेक्ट को जब मैं यहां ऊपर लेकर जाऊं, अब मैंने पोजीशन चेंज की स्टूडेंट्स, जब मैंने पोजीशन चेंज की, अब मैं इसको अगर छोड़ूंगा स्टूडेंट, ये खुद ब खुद मूव करेगा वापसी के लिए। इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि ये भी पोजीशन चेंज होने की वजह से एनर्जी आई, ये भी पोटेंशियल एनर्जी ही है। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ गई बॉडी में? यहां स्प्रिंग तो नहीं है कि इलास्टिसिटी की वजह से वो वापस आए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, जो जमीन है उसके लिए उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जिसकी वजह से वो उसको वापस खींच लेते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको स्टूडेंट्स में सिंबल दे सकता हूं कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जीपीई। नाउ स्टूडेंट्स, ये सारी एग्जांपल्स वैलिड है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इस वजह से आप ये भी कह सकते हैं एनर्जी स्टोर है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, लेकिन आप जब ग्रेविटी में पोजीशन चेंज करेंगे आप चीज को नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे। इसे पोजीशन की बजाय अगर हम एक अच्छा वर्ड यूज करें तो हाइट कह सकते हैं। इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब बात की जाती है तो हम ये नहीं कहते एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। हमें मालूम है हम पोजीशन जो चेंज करें वो वर्टिकल हाइट है, इस वजह से हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स हाइट। फिर हम कहेंगे ये अब पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, क्योंकि हाइट आ गई। और आप देखेंगे कि आप किसी चीज को जितना हाइट पर लेकर जाएं उसमें स्टोर होने वाली एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, दो ईंटें लें और एक जो है ईंट आपके बिल्कुल करीब हो आपके पांव के और एक ज्यादा ऊपर हो, किसको आप गिराने से डरेंगे? अपने पांव पर, जो ज्यादा ऊपर होगी। इसका मतलब वो ज्यादा हाइट पर है तो उसके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमने ये भी देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी की जो टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है। लेकिन स्टूडेंट्स अब ये नई क्या चीज आ गई कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये नई चीज किस तरह से अंडरस्टैंड करनी है? तो क्वेश्चन है कि व्हाई वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट। जब हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये अब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ गया? ऐसे तो साइंस में कोई चीज नहीं ना आ जाती, किसी ना किसी जरूरत के तहत आती है। अगर आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो पहले आप इसकी जरूरत को समझें कि ये साइंसदानों ने ऐसे ही आपको परेशान करने के लिए नहीं एक टॉपिक बनाया, इसकी जरूरत थी। तो वो क्या रीजंस थी कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ी, वो मैं अभी आपको समझाता हूं और फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन को बकायदा स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रॉब्लम जो था, आम जो एनर्जी का फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है आम एनर्जी का फार्मूला? mgh, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। इसमें कोई 2 से 3 इश्यूज हैं। जो पहला इश्यू है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, वो इश्यू है रेफरेंस पॉइंट का, वो मैं आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देखें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन बच्चों को ये अंडरस्टैंड करना कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है या एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये बड़ा मुश्किल लगता है। मैं आपको आज एक ऐसा सिंपल ट्रिक बताता हूं जिससे आप किसी भी किस्म की एनर्जी हो आप बता सकते हैं कि वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो देखिए स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन करें एनर्जी इंक्रीज कब होगी। मैं इसका सिंपल आपको निशानी बता देता हूं। अगर कोई भी चीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हिलाई जाए और वो वापस उसी पोजीशन की तरफ भागे जहां से आपने उसको हिलाया है, इसका मतलब वहां पर जब आपने मूव किया आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की है। और अगर आप किसी चीज को मूव करें और जब आप मूव करें जिस पॉइंट से आपने उसको स्टार्ट किया
मूव करने के बाद, पोजीशन चेंज करने के बाद जब आप उसको छोड़ें, वो वापस उस पॉइंट की तरफ ना जाए बल्कि उसके ऑपोजिट जाए, तो फिर हम कहेंगे कि आपने उसकी एनर्जी डिक्रीज की है। नाउ स्टूडेंट्स, ये कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। मेरे पास एक स्प्रिंग है, इस वक्त स्प्रिंग अपनी बिल्कुल रेस्ट की स्टेट में है और हम कहेंगे इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। आप जरा इमेजिन करें, मैं इस स्प्रिंग को यहां ऐसे लेकर आता हूं, जब मैं यहां लाऊंगा, ये ओरिजिनल पोजीशन है स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, जब मैं इसको यहां लाऊंगा और छोड़ूंगा, क्या करेगा ये? वापस जाएगा। कहां को वापस जाएगा? अपनी स्टार्टिंग पोजीशन की तरफ। इसका मतलब जब मैंने स्प्रिंग को यहां से यहां लेकर आया हूं तो मैंने उसकी एनर्जी क्या की है? इंक्रीज की है। और ना सिर्फ यहां लाने पर, बल्कि अगर मैं इस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर दूं तो कंप्रेस करने पर जब छोड़ूंगा तो कहां जाएगा? इधर को। और जब इधर को जाएगा वो कहां जा रहा है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करें या स्प्रिंग को स्ट्रेच करें, दोनों सूरतों में आप उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है। जरा इमेजिन करें, मैं इस पॉजिटिव चार्ज को करीब लाता हूं। आपको मालूम है ना, पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जब मैं इन पॉजिटिव चार्जेस को यहां लाऊंगा, वो रिपल्शन की वजह से, अगर मैं उनको अलाउ करूंगा, छोड़ूंगा, जैसे मैं छोड़ूंगा वो कहां जाएंगे? रिपल्शन की वजह से एक इसको धक्का देगा और ये वापस जाएंगे। ऐसे कहां गए? वापस अपनी स्टार्टिंग या ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। इसका मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्जेस को करीब लाएं तो वो वापस अपनी जगह तरफ भागते हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस को करीब लाने का मतलब है आप उनकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह पॉजिटिव चार्जेस को अगर मैं दूर लेकर जाऊं, जरा इमेजिन करें, ये ऑलरेडी रिपेल कर रहे हैं, मैं इधर ले जाता हूं, जब मैं छोड़ूंगा क्या वो वापस भागेंगे? नहीं, वो तो पॉजिटिव चार्जेस है, वो तो और दूर जाएंगे एक दूसरे से। इसका मतलब इस सूरत में अगर आप इनको दूर करेंगे तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ नहीं आएंगे। यहां पर आपने इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की है। नेगेटिव चार्जेस के केस में भी ऐसा होगा। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में क्या होगा? अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को करीब लाते हैं और अब आप छोड़ेंगे तो स्टूडेंट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये और एक दूसरे की तरफ भागेंगे, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ नहीं जाएंगे। इसका मतलब ऑपोजिट चार्जेस जब करीब लाएं तब आप उनकी एनर्जी को कम कर रहे हैं, जबकि पॉजिटिव चार्जेस या सेम चार्जेस जब आप दूर लेकर जाएं तब आप उनकी एनर्जी को कम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक सिस्टम है ये देखने के लिए कि एनर्जी कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है। लेकिन आपको मालूम है ना, आज का हमारा टॉपिक ना ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, बल्कि हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जरा देखिए। मेरे पास एक बॉल है, मैं इस बॉल को ऊपर लेकर जाता हूं। अब जरा बॉल यहां आ गई है। अब जरा आप खुद ही सोचें, अगर मैं इसको छोड़ूंगा स्टूडेंट्स, ये क्या करेगी बॉल? ये बॉल छूटने के बाद नीचे को वापस भागेगी। इसका मतलब अगर वो नीचे को आएगी, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रही है जहां से मैंने उसको चेंज किया था उसकी पोजीशन। जब ये ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रही है, इसका मतलब इसकी एनर्जी बढ़ी है। यानी कि जब भी मैं बॉल को ऊपर लेकर जाऊंगा तो मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा हूं। अच्छा, अगर ये बॉल ऑलरेडी इधर है और मैं इसको नीचे ले आऊं तो क्या ये खुद ब खुद ऊपर जाएगी वापस अपनी पोजीशन की तरफ? नहीं स्टूडेंट्स, ये तो और नीचे जाता जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं किसी चीज की हाइट बढ़ाऊं तो वो वापस आने की एबिलिटी रखती है। इसका मतलब मैंने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई है। लेकिन अगर किसी चीज की हाइट कम करूं तो फिर वो अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ जाने की सलाहियत नहीं रखती। इसका मतलब नीचे लाने पर मैंने उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया। नाउ जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये एक जमीन की सरफेस है, कहीं अप है कहीं डाउन है, ये है अर्थ की सरफेस। अब मैं यहां पर एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जरा इमेजिन करें मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं। आपको मालूम है ना फार्मूला, तो हमें पता चल गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, और यहां पर हाइट तो 0 है, तो ये हमारे पास हाइट 0 पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। अब यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। नाउ जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी बॉल को यहां ले जाऊं, बताएं मैंने इसकी एनर्जी बढ़ाई या कम की? अब आप वही ट्रिक याद रखें, अगर मैं यहां लाकर छोड़ दूं तो ये बॉल वापस जाने की एबिलिटी आ जाएगी इसमें, खुद ब खुद नीचे की तो गिर सकती है ना। इसका मतलब मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई। यहां तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। तो फिर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 से ज्यादा। और 0 से ज्यादा हो जाएगी तो मैं कह दूं कि पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि 0 से ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये भी तो सरफेस है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी।
लेकिन इमेजिन करें अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जाऊं, बताएं क्या मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई या कम की? तो स्टूडेंट्स आप वही ट्रिक देखें, अगर आप यहां से छोड़ें क्या ऑब्जेक्ट खुद ब खुद अपनी इनिशियल पोजीशन पर जाएगा? हरगिज नहीं। तो इसका मतलब यहां पर ये नहीं जा सके, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है। यहां तो जीरो थी, अगर मैं यहां पर ले गया हूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने कम कर दी, तो जीरो से कम इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। नाउ स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर ये तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, इश्यू क्या है इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए हमारे पास अगर हम देखें, हमने रेफरेंस इसको लिया, ये हमारा 0 पॉइंट है, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब होगा क्या इशू कि जो शख्स जहां रह रहा होता है ना, वो उसी को रेफरेंस पॉइंट कहता है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, ये एनर्जी पॉजिटिव, ये एनर्जी नेगेटिव, लेकिन जो शख्स यहां रहेंगे वो कहेंगे भाई ये है रेफरेंस पॉइंट। और अगर ये रेफरेंस पॉइंट हुआ तो ये पॉइंट भी नीचे है, ये भी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और ये भी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। और अगर ये शख्स कहता है नहीं मेरा जहां पर घर है वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, तो यहां वो कहेगा 0 है। अगर वो कहेगा यहां 0 है तो ये भी ऊपर पॉइंट है, ये भी एनर्जी पॉजिटिव आएगी उसके लिहाज से, और ये भी एनर्जी पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये पॉइंट इसके लिहाज से ऊपर है। तो स्टूडेंट्स देखें एक ही पॉइंट है लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, 0 भी आ रही है, डिपेंड कर रहा है आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। क्योंकि आपने रेफरेंस पॉइंट ऐसा चूज किया है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस ऑफ अर्थ की कोई डेफिनेशन नहीं है, जो शख्स जहां रहता है वो उसी को सरफेस ऑफ अर्थ कंसीडर करता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट ना हुआ कि कोई शख्स की एनर्जी यहां पर कोई कैलकुलेट करे तो कुछ और है, कोई और शख्स कैलकुलेट करे, जो ये वाला कैलकुलेट करे तो नेगेटिव है, ये वाला कैलकुलेट करे तो पॉजिटिव है, ये वाला कैलकुलेट करे तो 0 है। इस तरह नहीं होता। साइंस में फॉर्मूला ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जो मर्जी कहीं मर्जी से कैलकुलेट कर ले, आंसर एक ही है। तो इश्यू क्या है? रेफरेंस पॉइंट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स? ये देखिए ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से जो मर्जी कैलकुलेट करे आंसर सेम है? तो स्टूडेंट्स वो पॉइंट है इंफिनिटी। देखिए आप लोगों को मालूम है ना पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 और आगे चलती जा रही है। अब अगर मैं कहता हूं 3 से आगे कितने डिजिट्स हैं, तो आप कहेंगे 3 से आगे इनफाइनाइट डिजिट्स हैं। अगर मैं 3 से एक डिजिट आगे चला जाऊं, मैं कहता हूं 1 से आगे कितने डिजिट हैं, आप फिर भी कहेंगे 1 से आगे इनफाइनाइट डिजिट है। मैं यहां पर भी कोई डिजिट पकड़ूं तो उससे आगे भी इनफाइनाइट डिजिट है, क्योंकि ये तो कभी भी खत्म नहीं हो रहा आंसर। इसका मतलब आप इंफिनिटी को अगर रेफरेंस पॉइंट बनाएं तो इंफिनिटी से आप यहां हो या यहां हो या यहां हो, इंफिनिटी से उतना ही दूर होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने रेफरेंस पॉइंट जिसको क्या बनाया था, सरफेस ऑफ अर्थ, ये अब खत्म कर देंगे और हमारा न्यू रेफरेंस पॉइंट होगा इंफिनिटी। क्योंकि आप अगर इंफिनिटी के लिहाज से कैलकुलेशन करेंगे, आप यहां हो तब भी आप इंफिनिटी से इनफाइनाइट दूर हैं, आप यहां हो तब भी इंफिनिटी से आप इनफाइनाइट दूर हैं, यहां हो तब भी इंफिनिटी से इनफाइनाइट दूर हैं। तो अगर आप यहां बैठकर जो नया फार्मूला मैं बनाऊंगा इंफिनिटी के लिहाज से, वो फार्मूला लगाएं, आपका आंसर सेम आएगा। इट डजंट मैटर आप कहां पर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है ना mgh, उसमें थोड़ा सा इश्यू है। तो एक इश्यू तो आप लोगों ने देख लिया कि रेफरेंस पॉइंट का इश्यू है, यही डिसाइड नहीं होता कि भाई कहां से कैलकुलेट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए स्टूडेंट्स, ये फार्मूला W = mgh या पोटेंशियल एनर्जी = mgh, इसकी कुछ शर्त है लगने की, और वो शर्त क्या है, ये जो g की वैल्यू ना ये कांस्टेंट रहे। अब g की वैल्यू जो है, जब आप बहुत ज्यादा हाइट पर जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां तक ले आऊं तो g की वैल्यू इतनी चेंज नहीं होती, लेकिन अगर मैं बहुत ऊपर ले जाऊं तो g की वैल्यू याद रखिएगा डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो g की वैल्यू कम होती जाएगी। जब g की वैल्यू कम होती जाएगी तो g तो कांस्टेंट ना रहा, जब कांस्टेंट नहीं रहा तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कहां एप्लीकेबल है कि mgh फॉर्मूला ओनली वैलिड नियर सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के बिल्कुल करीब करीब अगर हम देखें
तो फिर तो वैलिड है, लेकिन अगर आप जमीन से बहुत दूर जाएंगे तो फिर ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये इतनी ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एक यूनिफॉर्मिटी दिखाने के लिए हमें मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या, G(m1 m2 over r²), यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जमीन से जो डिस्टेंस है यानी कि हाइट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब आप ऊपर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या बात हुई, फोर्स बढ़ रही है एनर्जी कम हो रही है। बच्चे चाहते हैं फोर्स और एनर्जी को एक ही कॉन्सेप्ट में देखना। तो हम जो फार्मूला बनाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस का जो रिलेशन है अगर इनवर्स है तो दोनों में इनवर्स हो। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट का इशू है और हमारे पास ये फार्मूला सिर्फ जमीन के करीब करीब चल सकता है, हर जगह नहीं। और यूनिफॉर्मिटी का इश्यू है कि कहीं इनवर्सली आ रहा है, कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये सारे इश्यू रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बजाय एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन वो क्या होती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन जाने से पहले एक दफा फिर से ये देख लीजिए कि हमारे पास नया रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी। नया रेफरेंस पॉइंट अब हमारा इन्फिनिटी है। हम हर चीज की कैलकुलेशन कहां से करेंगे, इन्फिनिटी से करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना कैसे। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा लॉन्ग क्वेश्चन। अभी तक जो चीजें थी वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए थी, इनको आप नोट करें, लेकिन इनको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिखना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स जरा देखते हैं ये अब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है। इमेजिन करें मेरे पास पॉइंट 1 है, फिलहाल इस चीज को छोड़ दे, बस मेरे पास पॉइंट 1 है। अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास होता और मैं पूछता भाई इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो आप देखते जमीन की सरफेस से इसकी हाइट। लेकिन अब आपको मालूम है कि हमने अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया। अब बजाय हम जमीन के सरफेस से देखें, पुरानी डेफिनेशन ये होनी चाहिए थी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जितना वर्क यहां से ऑब्जेक्ट को यहां तक लाने में लगेगा वही हमारे पास उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अब हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है इन्फिनिटी, ऐसा पॉइंट जो हर पॉइंट से इनफाइनाइट दूर है। अब जरा देखिए, आज के बाद इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करनी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। और वो क्या होगी, वो वर्क होगा जो इस ऑब्जेक्ट पर करना पड़ेगा इसको यहां से इन्फिनिटी तक लेकर जाने के लिए। पहले हम कहते थे सरफेस से यहां तक लाने के लिए, लेकिन हम कहेंगे यहां से इन्फिनिटी तक लाने के लिए, क्योंकि हमारा नया रेफरेंस पॉइंट क्या है, हमारा नया रेफरेंस पॉइंट है इन्फिनिटी। बच्चे कहेंगे सर इससे सारी चीजें चेंज नहीं हो जाएंगी, ये बात हम इस लेक्चर के एंड पर कंक्लूड करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां से अगर मैं डिफाइन करूं तो व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द amount of work done by gravitational field in displacing मतलब मूव करना the object, कहां से कहां, उस पॉइंट से, in displacing the object from that point, और कहां तक लेकर जाना है, टू इंफिनिटी। और भाई इंफिनिटी होती क्या है, वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स जीरो। ये इंफिनिटी है बेसिकली, वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स जीरो। तो स्टूडेंट्स ये है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। अब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब जरा देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है और कैलकुलेशन करने में इश्यूज क्या आएंगे। देखिए बच्चों, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये सारी आपने बुक की लाइंस लिखनी है। ये वही चीजें जो मैंने भी आप लोगों को एक्सप्लेन की, लेकिन यहां पर आपने बुक की लाइंस लिखनी है। मैं आपको सिंपल बताता हूं कि आपने कहना क्या है। ये देखिए स्टूडेंट्स, होगा क्या, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आपने यहां से यहां तक लेकर जाना है।
जब आप ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इंफिनिटी तक मूव करेंगे तो आपको मालूम है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो हमें मालूम है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जमीन से डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वीक होती जाएगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। हेंस जब आप यहां से यहां तक जाते हैं इंफिनिटी तक तो हमारे पास मूविंग टू इंफिनिटी विल चेंज द फोर्स। जब आप इतना दूर तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे, तो आपकी फोर्स जो है वो अच्छी खासी चेंज हो जाएगी। और हमें मालूम है जब फोर्स चेंज हो जाए, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh का फॉर्मूला था इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो वो फिर नहीं लग सकता, क्योंकि उसके लिए ये जो g है ये कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जब आप इतने लार्ज डिस्टेंस पर जाएंगे तो फिर g कांस्टेंट नहीं होगा। अब इसका क्या करें, क्योंकि जाना तो इंफिनिटी पर है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने कहा कि बजाय मैं एक ही फॉर्मूले से डायरेक्ट 1 से इंफिनिटी तक वर्क कैलकुलेट करूं, मैं क्यों ना छोटे छोटे इंटरवल्स बना लेता हूं इंफिनिटी तक, और मैं पहले 1 से 2 तक जाऊंगा। अब ये जो इंटरवल है इसमें 0.1 और 0.2 को मैंने इतना करीब करीब बनाया है, यहां पर तो नहीं, लेकिन रियलिटी में 0.1 और 0.2 इतने करीब होंगे कि अगर आप 1 से 2 तक जाते हैं तो g की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। अगर g की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी फिर मैं वर्क का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। दूसरी बात स्टूडेंट, 0.1 का सेंटर से डिस्टेंस मैंने r1 लिया, 0.2 का सेंटर से, जमीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r2 लिया, और स्टूडेंट्स 0.1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे मैंने डेल्टा r बोला। तो तीसरी बात, 3 डिस्टेंस हो गए। चौथी बात, 0.1 और 2 का जो मिड है ना, ये देखिए, ये इसका जमीन से जो डिस्टेंस है सेंटर से वो r लिया। तो ये 4 चीजें, r1 ये भी आप एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज r1? r1 इज द डिस्टेंस ऑफ 0.1 फ्रॉम center of earth, r2 is the distance of 0.2 from center of earth, and r is the distance of midpoint of 1 and 2 यानी कि ये वाला पॉइंट from center of earth, और delta r is the distance between 1 and 2, और delta r बहुत थोड़ा होगा क्योंकि मैंने बताया कि 0.1 और 0.2 को मैंने बहुत करीब करीब इमेजिन किया है, इतना करीब कि g की वैल्यू अगर आप 1 से 2 जाते हैं तो चेंज नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से मैं कह सकता हूं कि जब आप 1 से 2 जाएंगे, ये जो डेल्टा r है, डेल्टा आर किसके बराबर आएगा? देखिए इतना डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? r2। इतना कितना है? r1। तो डेल्टा आर बराबर आएगा r2 माइनस r1। यहां से मैं r2 फाइंड आउट कर सकता हूं स्टूडेंट। r2 किसके बराबर आएगा? ये माइनस r1 है, उधर जाकर डेल्टा आर में ऐड हो जाएगा, तो डेल्टा आर वैसे का वैसा, लेकिन ये माइनस r1 उधर जाकर प्लस r1 हो जाएगा। इसे मैं कह देता हूं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात हमें मालूम है, देखिए r क्या है? r इन दोनों पॉइंट्स के मिड का डिस्टेंस है ये, यानी अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूं और ये वाला डिस्टेंस देखूं, इसका एवरेज ले लूं तो ये बनेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल दरमियान में, मिड में। तो अब जरा देखते हैं, यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो r है ना, ये इन दोनों का मिड है, यानी कि r1 और r2 का एवरेज। और एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों को ऐड करो और 2 पर डिवाइड कर दो। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने r2 तो निकाला हुआ है, ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा r2 की, तो ये आ जाएगा r1 प्लस r2 कितना आएगा? डेल्टा r प्लस r1 डिवाइड बाय 2। r1 प्लस r1 कितना हो जाएगा? 2r1 प्लस डेल r डिवाइडेड बाय 2। हाँ स्टूडेंट्स, ये 2 इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, तो r इज इक्वल टू, जब ये इससे डिवाइड होगा तो ये 2r1 के नीचे भी 2 आ जाएगा, और जब ये इससे डिवाइड होगा तो डेल्टा r के नीचे भी 2 आ जाएगा, जिससे हमारे पास ये बन जाएगा r1/2 प्लस डेल r1, क्योंकि ये तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, और डेल r/2। ये आ गया हमारे पास r का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको मैं इक्वेशन नंबर
2 का नाम देता हूं और मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा। क्यों? उसकी रीजन अभी आपको समझ में आएगी कि बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपको मालूम है जब इधर का स्क्वायर लिया जाएगा r का तो ये बन जाएगा r स्क्वायर। जब r1 प्लस डेल r डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर लिया जाएगा। आपको मालूम है हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था a प्लस बी, जब दो चीजें ऐड हो रही हो तो उनका स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बड़ा मशहूर फार्मूला है, मैथमेटिक्स में 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। तो आप जरा देखिए यहां पर r का स्क्वायर एज इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। पहले आप क्या कहेंगे? पहली टर्म का स्क्वायर यानी r1 का स्क्वायर, फिर 2 लिखेंगे फार्मूले का, फिर a यानी कि पहली टर्म लिखेंगे, पहली टर्म क्या है? r1, और फिर दूसरी टर्म लिखेंगे, दूसरी टर्म क्या है? डेल्टा r ओवर 2। ये 2ab लिख दिया आपने, राइट? और फिर आपने क्या लिखना है? दूसरी टर्म जो है उसका स्क्वायर, और दूसरी टर्म क्या थी? डेल r ओवर 2 और उसका स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, हमारे पास ये आ जाएगा r1 का स्क्वायर एज इट इज r1 स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? r1 डेल r, और डेल r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डेल r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 4। नाउ स्टूडेंट्स आपको याद है मैंने आपको बताया था कि पॉइंट 1 और 2 बहुत करीब है। जब वो बहुत करीब है तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है डेल r वो बहुत कम होगा। जब कोई वैल्यू बहुत छोटी हो तो उसका स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 0.1 का स्क्वायर लूं तो 0.01 आंसर आता है, और छोटा हो गया। बिल्कुल इसी तरह से डेल्टा आर तो बहुत छोटा है, जब उसका स्क्वायर लूंगा तो आपको मालूम है उसका स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये टर्म इतनी कम हो जाएगी कि मैं इसको कह देता हूं कि इट कैन बी निग्लेक्टेड। इसका आंसर इतना कम होगा कि इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी क्या रह गया मेरे पास? बाकी रह गया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r1 डेल आर। स्टूडेंट्स डेल आर क्या है? डेल आर की वैल्यू मैंने निकाली है, और डेल आर है r2 माइनस r1। ये मैं इधर पुट करूंगा, तो r2 माइनस r1। नाउ स्टूडेंट्स ये बनेगा r1 का स्क्वायर, ये बनेगा r1 r2 प्लस माइनस माइनस और r1 इंटू r1 स्क्वायर। ये कैंसिल, और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट r स्क्वायर किसके बराबर आया? r1 r2 के बराबर है। नाउ स्टूडेंट्स ये जरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरा जल्दी से नोट कर लें यहां तक। मैं अब आपको ये लेक्चर कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और आप यहां तक बड़े ही अच्छे तरीके से नोट कर लें। मैं इस फॉर्मूले से आगे अब हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे करनी है ये आपको बताता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।